This is Pot Spread. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के उस विशाल वर्कफोर्स की जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ तो है, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। मैं बात कर रही हूँ इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें एक यूनियन में, एक संघ में पिरोना क्यों इतना ज़रूरी है और साथ ही ये सफ़र इतना मुश्किल क्यों है। ये आंकड़ा देखिए ज़रा। भारत में काम करने वाले हर 10 में से 9 लोग इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे शहर बनाते हैं, हमारे घर चलाते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन सोचिए, इतने बड़े योगदान के बावजूद इनमें से ज़्यादातर के पास कोई कानूनी या सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इनके काम करने के हालात अक्सर बेहद अनिश्चित होते हैं। मतलब कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नौकरी की कोई गारंटी नहीं और बीमारी या बुढ़ापे के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नेट भी नहीं। ये स्थिति उन्हें शोषण, कम मजदूरी और एक असुरक्षित माहौल में काम करने पर मजबूर कर देती है, जहां उनके अधिकारों की कोई सुनवाई नहीं होती। तो इस पूरे जटिल मुद्दे को एक-एक करके समझने के लिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम इस अदृश्य वर्कफोर्स के साइज को समझेंगे, फिर यूनियन बनाने की ताकत और उसके रास्ते की रुकावटों को जानेंगे, 2 कामयाब कहानियों को देखेंगे और आखिर भी भविष्य की राह तलाशेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं तो हमारा मतलब आखिर है क्या और इसमें कौन-कौन लोग आते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। 1973 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट कीथ हार्ट ने इसे पहली बार डिफाइन किया था। उन्होंने कहा ये वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो सरकार के फॉर्मल सिस्टम के रडार से बाहर काम करती हैं। मतलब जहां टैक्स नहीं दिया जाता, जहां लेबर लॉ लागू नहीं होते और जहां अक्सर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। ये हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पैरेलल दुनिया जैसी है। और ये दुनिया एक जैसी नहीं है। इसमें सड़कों पर सामान बेचने वालों से लेके हमारे घरों में काम करने वाले लोग, बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने वाले मजदूर और कचरे से अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग सब के सब शामिल हैं। हर ग्रुप की अपनी अलग समस्याएं हैं, अपनी अलग ज़रूरतें हैं। तो सवाल यही उठता है कि आप उन लोगों को एक साथ कैसे लाएंगे जिनकी दुनिया ही इतनी अलग-अलग हैं। तो अब जब हमने प्रॉब्लम की गहराई को समझ लिया है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। और यहीं पर यूनियन बनाने का जो प्रोसेस है, यानी संघीकरण, एक बहुत ही पावरफुल टूल के तौर पर सामने आता है। संघीकरण का मतलब बहुत सीधा सा है कि अकेले अकेले लड़ने के बजाय सभी वर्कर्स एक साथ मिलकर एक कलेक्टिव आवाज बने। फॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियनों का तो एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने वर्कर्स के लिए बेहतर सैलरी, काम के घंटे और सेफ माहौल जैसे बेसिक अधिकार हासिल किए हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग की वो ताकत देता है जिससे वे अपनी बात रख सकते हैं, पॉलिसीज को प्रभावित कर सकते हैं और सोशल सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बेहतर सैलरी के बारे में नहीं है। ये है सम्मान की बात, अपनी आवाज उठाने की बात और एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात। ऐसी चीजें जो इन वर्कर्स से अक्सर छीन ली जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना ही जरूरी है तो फिर इन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना इतना मुश्किल क्यों है। सच तो ये है कि ये रास्ता कई बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ है, जो स्ट्रक्चरल लेवल पर भी हैं, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर भी हैं और पॉलिटिकल लेवल पर भी। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल तो है बनावट की। जैसा हमने पहले बात की, इस सेक्टर में इतनी वैरायटी है कि सबके लिए एक कॉमन डिमांड बनाना ही बहुत मुश्किल है। ऊपर से भारत के कई पुराने लेबर लॉ, जैसे कि 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट, इन लोगों को वर्कर मानते ही नहीं। और सोचिए, जब आपका कोई एक फिक्स्ड मालिक ही नहीं है तो आप अपनी मांगें लेकर जाएंगे किसके पास। फिर आती हैं सोशियो इकोनॉमिक रुकावटें। जरा एक महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में सोचिए। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद क्या उसमें यूनियन की मीटिंग में जाने की एनर्जी बचेगी, या उसकी पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों के लिए खाना बनाना होगी। गरीबी, रोज की रोटी की चिंता और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी, ये सब मिलकर इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देते हैं। और इन सब के ऊपर से पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रुकावटें भी हैं। अक्सर अधिकारी और मालिक नहीं चाहते कि ये लोग ऑर्गेनाइज हों। जो ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियनें हैं वे भी ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर पर ही ध्यान देती हैं। और अगर यूनियन बन भी जाए तो कभी-कभी जाति और लिंग जैसे आंतरिक मतभेद उसे अंदर से ही कमजोर कर देते हैं। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में है।
भारत में कुछ संगठनों ने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इन मुश्किलों को पार किया जा सकता है। चलिए सेवा और केकेपीकेपी की इन प्रेरणा देने वाली कहानियों से सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेवा की। 1972 में इला भट्ट ने इसकी शुरुआत की। सेवा सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं है, ये एक आंदोलन है जो संघर्ष और सहयोग को एक साथ लेकर चलता है। इनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक है 2008 का सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जिसने पहली बार इनफॉर्मल वर्कर्स को कानूनी पहचान दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना खुद का बैंक बनाया जो इन महिलाओं को फाइनेंशियल आज़ादी देता है। अब चलते हैं पुणे और सुनते हैं कचरा बीनने वालों की एक कमाल की कहानी। 1993 से पहले वे समाज के लिए लगभग अदृश्य थे, बिना किसी पहचान के। लेकिन केकेपीकेपी ने उन्हें एकजुट किया और वो दिलाया जिसके वे हकदार थे, पहचान पत्र, काम के कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे जरूरी चीज सम्मान। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे हाशिए पर खड़े लोग भी अगर संगठित हो जाएं तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जमीनी स्तर पर बनाए गए इनोवेटिव मॉडल वर्कर्स को ताकत दे सकते हैं। लेकिन कुछ शहरों या कम्युनिटीज में मिली सफलता ही काफी नहीं है। असली और टिकाऊ बदलाव के लिए बड़े पैमाने पर सिस्टमिक चेंज और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। इन सफलताओं से सीखते हुए इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती हैं? आगे का रास्ता इन 5 पिलर्स पर बनाया जा सकता है। पहला, हमें एक ही तरह के मॉडल पर चलने के बजाय नए और फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने होंगे। दूसरा, वर्कर्स को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। तीसरा, अकेले चलने के बजाय एनजीओज और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। चौथा, ये पक्का करना होगा कि महिला वर्कर्स की आवाज़ सुनी जाए और उन्हें लीडरशिप का मौका मिले। और पांचवा, कानूनी सुधारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहना होगा। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि रास्ता अभी भी आसान नहीं है। इन यूनियनों के पास अक्सर पैसों और रिसोर्सेज की कमी होती है। ये आंदोलन छोटे छोटे ग्रुप्स में बटा हुआ है और वर्कर्स के काम की अनिश्चितता के कारण उनकी एक्टिव भागीदारी बनाए रखना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है। आखिर में बस एक बात को हमें अपने जहन में रखना होगा, ये सच है कि इनफॉर्मल सेक्टर भारतीय इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर है, लेकिन संघीकरण ही वो चाबी है जो ये सुनिश्चित कर सकती है कि इस पिलर को बनाने वाले वर्कर्स सिर्फ मजदूर न रहें बल्कि सुरक्षित और सम्मानित भागीदार बने। और मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। कोई भी समाज असल में तरक्की कैसे कर सकता है जब उसका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी वर्कफोर्स ही असुरक्षा और अनिश्चितता की नींव पर खड़ा हो? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।